हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम परचेज करेंगे, ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम परचेज करेंगे तो अलग अलग कंडीशंस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम जो टॉपिक इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो जर्नल एंट्रीज में फिक्स्ड एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर, परचेज करने पर क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, और उसके बाद अगर हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, वो आने वाली क्लास में डिस्कस होगा। तो मैंने ये बताया था अब तक आपको कि फिक्स एसेट को अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज कैसे कर सकते हैं, या तो कैश में, या चेक से, या क्रेडिट बेसिस पर परचेज कर सकते हैं उधार, या थोड़ा उधार कर लेते हैं और थोड़ा सा पैसा हम पे कर सकते थे कैश में या चेक में। ठीक है जी, और ये बातें डिस्कस हुई थी पिछली क्लास में जब हमने डिस्कस किया था एग्जांपल ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है जी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में चर्चा हुई थी, बट मैं आज डिस्कशन करूंगा सेल्स के बारे में, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो बेटा फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक है जी, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं, बेचने के ऑब्जेक्टिव से नहीं। हमारा उद्देश्य उनको बेचने का नहीं होता है। बिल्डिंग हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, फर्नीचर हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, मशीनरी हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए। बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, या उनकी इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है जी, आर्थिक जीवन जो कि हमें बिजनेस में बेनिफिट दे सकता था, वो लाइफ अगर उनकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम उनको सेल आउट कर देते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एक बिल्डिंग को बेचा जाता है, ठीक है जी, तो उस सिचुएशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बिल्डिंग बिजनेस में खरीदी जाती है यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो ये मत कहना सर आप बेच क्यों रहे हो, मैं बता रहा हूं कि अगर बिल्डिंग हमारे बिजनेस में अब यूजफुल नहीं रही, या हमें एक बेटर लोकेशन पर एक बिल्डिंग चाहिए, तो हम अपनी पुरानी बिल्डिंग को सेल आउट करके नई लोकेशन पर बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज मैं एक फिक्स एसेट जिसको बिल्डिंग लेंगे, बिल्डिंग को बेचने पर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो डिस्कस आपके साथ करूंगा। तो बेटा शुरू करते हैं। मैं एक ही एसेट लेकर के चल रहा हूं, बिल्डिंग। आप फर्नीचर के बारे में भी ये बोल सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में बोल सकते हैं, मशीनरी के लिए भी यही एंट्रियां होंगी, बट मैं लेकर के चल रहा हूं बिल्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख इन कैश। बिल्डिंग 10 लाख रुपए में नगद बेची। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है जी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वैसे तो ये लैंग्वेज इतनी आसान होती है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई डिफरेंस रहता नहीं है, और अकाउंटेंसी बेटा इसी तरीके से चलेगी। तो मैं फिर से बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहे तो ऐसे ही नोट कर सकते हैं, या चाहें तो इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग 10 लाख रुपए में नगद बेची। ठीक है जी, बिल्डिंग 10 लाख रुपए में नगद बेची, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख इन कैश। अब आप जरा देखिए कि इस सिचुएशन में हुआ क्या। हमारे पास से बिल्डिंग चली जाएगी, बिल्डिंग देखो रहेगी अपनी जगह पर ही, बिल्डिंग उठा करके नहीं दे देंगे, बिल्डिंग अपनी जगह पर ही रहेगी, बट उसके ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है जी, कंट्रोल चला जाएगा, हम उसके मालिक नहीं रहेंगे। अब मालिक वो हो जाएगा जिसको हम बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो जब बिल्डिंग कैश में बेची जाती है, या कोई भी एसेट कैश में बेची जाती है, तो हम किसको बेच रहे हैं मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि बदले में हमारे पास पैसा आया। हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से बिल्डिंग चली गई, और बिल्डिंग जो है वो हमारी एसेट, ठीक है जी, बिजनेस में हमारी एसेट है। अब एसेट जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर से हमारा कंट्रोल हट जाएगा जैसे ही हम इसे बेच देंगे। हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में एसेट्स में कमी आ रही है। तो ये देखो, बिल्डिंग हमारी एसेट है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है।
और जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो याद करो मॉडर्न रूल्स, असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है जी, LIC और AE शुरुआती क्लासेस में बताया था, असेट डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है जी, एसेट डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगी क्रेडिट। और बदले में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, कैश। और कैश भी एक असेट है जो हमारे बिजनेस में बढ़ेगा। बिजनेस में पैसा है और पैसा आएगा 10 लाख रुपए तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और कैश हमारी एसेट है तो एसेट जो है वो बढ़ेगी तो हो जाएगी डेबिट। ठीक है जी, अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि एसेट क्या होता है, कैश एसेट क्यों है, तो वो बेसिक टर्म्स वाली क्लास जो है एसेट की वो देख सकता है। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप सारी क्लासेस को सीक्वेंस ऑर्डर में देखें। ये नहीं कि जब मन में उठाया कोई सी भी क्लास हमने देख ली, ऐसे नहीं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखना पड़ेगा, सिस्टमैटिक ऑर्डर में देखना पड़ेगा। मैंने सबके ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो देखिए, बिल्डिंग हमारे कंट्रोल से चली गई और बदले में हमें कैश मिल गया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्या डेबिट हो रहा है, कैश एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, 10 लाख रुपए, टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए। ठीक है जी, कैश आ गया, बिल्डिंग चली गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। जो असेट बढ़ रही है उसे डेबिट करो, जो असेट घट रही है उसे क्रेडिट करो। ठीक है जी, तो उम्मीद है मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपको रीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये अपनी पहली सिचुएशन, पहला केस। इस पहले केस में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ये कहा होता मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10 लाख, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10 लाख, और इन कैश वर्ड नहीं दिया होता, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10 लाख बस इतना लिखा होता, तो भी हम यही एजम्पशन लेकर के चलते, हम यही मान्यता लेकर के चलते कि वो कैश में ही बिकी होगी। ठीक है जी, तो अगर ये लिखा होता मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10 लाख, तो भी हम यही एंट्री करते, हम यही मानते कि कैश ही आया होगा। ठीक है जी, चलिए, तो मैं अभी तो लिख देता हूं इन कैश, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि अगर इन कैश वर्ड नहीं भी लिखा हुआ है तो हमें क्या एजम्पशन माननी है, हमें यही एजम्पशन माननी है कि कैश में ही बिकी होगी। और ऐसा ही लिखा होता बिल्डिंग परचेज फॉर ₹10 लाख, कैश वर्ड नहीं लिखा होता तो भी हम यही मानते कि बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपए में कैश में। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला एग्जांपल कहता है बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख। मैं बिल्डिंग ही एसेट लेके चलूंगा और अमाउंट भी 10 लाख रुपए लेकर के चलूंगा। ठीक है, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। बिल्डिंग 10 लाख रुपए में बेची गई और जो उसका पैसा है वो कैश में ना आकर के चेक से लिया है। ठीक है जी, बिजनेस में ट्रांजैक्शन चेक से होते रहते हैं। ठीक है जी, तो चेक से पेमेंट हमने रिसीव किया है तो पैसा हमें कैश में ना मिलके हमारे बैंक अकाउंट में चला गया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। हमारे बैंक में जैसे ही 10 लाख रुपए आए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ गया, तो वो भी तो हमारी एसेट है, वो भी तो हमारी ही संपत्ति है। तो बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट है जो कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी, हमने चेक से पेमेंट रिसीव किया, बिल्डिंग हमारे कंट्रोल से चली गई, तो बिल्डिंग चली गई जी, वो भी एसेट थी, डिक्रीज हो गई एसेट हमारी, तो हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये है इसका रीजन। मैं आपको पहले बता चुका हूं, रीजन आप जर्नल एंट्री के नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साइड में अगर जगह ना हो आपके रजिस्टर में तो। चलिए, अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट
कितने रुपए जी? 10 लाख रुपए आ गए बैंक में और 10 लाख रुपए की बिल्डिंग चली गई हमारे कंट्रोल से। क्लियर? ये रीजन है, ये इसकी जर्नल एंट्री है। आपको जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट बना के करनी है, चाहे इंडिविजुअल एंट्री ये चाहे ऐसे ही कर सकते हो, बट इन फ्यूचर जब अपन जर्नल एंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे वो सभी फॉर्मेट बना करके ही करने होंगे। आप चाहें तो अभी भी छोटे छोटे फॉर्मेट बना करके कर सकते हैं, कोई नहीं। फॉर्मेट मैंने बता ही दिया था जर्नल एंट्री जब शुरू की थी कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। तो जी अगर आप बिल्डिंग बेचते हैं और पेमेंट चेक से रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होगी वो देख लीजिए आप। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि सर बिल्डिंग हमने बेची, पैसा चेक और कैश दोनों में आ गया, थोड़ा पैसा कैश में आ गया और थोड़ा पैसा चेक से हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हमारी एसेट के बदले में पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैश में आए, चाहे चेक से आए, चाहे थोड़ा कैश में आए, थोड़ा चेक से आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने बिल्डिंग बेची है 10 लाख रुपए में जी लिमिटेड को। ठीक है जी, जी लिमिटेड, जी टीवी, जी न्यूज, आप जानते हैं जी लिमिटेड एक कंपनी है। जी लिमिटेड को हमने अपनी बिल्डिंग बेच दी कितने की? 10 लाख रुपए में, और 50% अमाउंट रिसीव कर लिया कैश में और बैलेंस चेक से रिसीव कर लिया। तो बेटा जब आपको पैसा कैश में मिल जाए या चेक से मिल जाए तो किस पार्टी को हमने एसेट बेची है मैटर नहीं करता। जब हमारा उससे हिसाब किताब चुकता हो गया है तो हमें उसके नाम से कोई मतलब ही नहीं है अपने बुक्स में, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा, उसका खाता क्यों रखेंगे हम अपनी बुक्स में। जी लिमिटेड को हमने बिल्डिंग बेची है, ठीक है जी, पर उसने आधा पैसा कैश में दे दिया, आधा चेक से दे दिया। चलिए रीजन देखते हैं इसका। 10 लाख की एसेट है, कैश आ गया 50%। अब 10 लाख की एसेट है तो कैश 50%, 5 लाख रुपए कैश आ गया। कैश बिजनेस में आया, बिजनेस की एसेट बना और ये एसेट बढ़ रही है। कैश बिजनेस में आएगा तो कैश बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट। दूसरी चीज, बैंक में आएंगे 5 लाख रुपए, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये भी तो हमारी एसेट है। बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट, बढ़ेगा तो हो जाएगा डेबिट। और हमारे कंट्रोल से क्या चली गई? बिल्डिंग, हमारे पास से बिल्डिंग चली गई तो बिल्डिंग हमारी एसेट घट रही है, चली गई हमारे हाथ से तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये हो गया बेटा रीजन। क्या क्या डेबिट हो रहा है आप देख लो और क्या क्रेडिट हो रहा है देख लो। जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आ रहा है? 50% कैश आ रहा है तो 10 लाख का 50% हो गया 5 लाख। 50% चेक से पेमेंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, और बिल्डिंग चली गई कितने की? टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए। ठीक है जी, तो देखिए बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख, 10 लाख में बेची है, किसको बेची है? जिम लिमिटेड को बेची है। 50% अमाउंट हमें रिसीव हो गया है कैश में और बैलेंस मिल रहा है चेक से। तो जब पैसा मिल जाता है असेट को बेचने पर तो ऐसी सिचुएशन में हमने किसको बेचा है वो मैटर नहीं करता। ठीक है जी, हमें पैसे से मतलब है, पैसा 5 लाख कैश आ गया, 5 लाख चेक से मिल गया, बिल्डिंग चली गई 10 लाख रुपए की। तो बेटा ये रीजंस और ये एग्जांपल्स, उम्मीद है आपको यहां तक तो समझ में आ रहे होंगे। हाँ जी, तो उम्मीद है यहां तक ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। देखो असेट को जब हम बेचेंगे, फिक्स असेट को, तो फिक्स असेट को बेचेंगे तो पैसा या तो कैश आएगा तो ये कैश की सिचुएशन, या पैसा चेक से आएगा तो ये चेक की सिचुएशन, या पैसा कैश और चेक दोनों से आ सकता है, वो ये सिचुएशन। तो मैंने कैश आने की, जब पेमेंट तुरंत रिसीव हो रहा है, तो ये 3 सिचुएशन बता दी। अब अगली एंट्री अपन सीखेंगे कि अगर बिल्डिंग उधार बेची जाए, ठीक है जी, अगर बिल्डिंग क्रेडिट बेसिस पर बेची जाए तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और अगर कुछ पैसा कैश मिल जाए या चेक से मिल जाए और कुछ पैसा उधार छोड़ दें तो क्या एंट्री होगी, वो डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। हाँ जी, तो
आप लोगों ने शुरुआती 3 केसेस को नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर एसेट को क्रेडिट बेसिस पर बेचा जाएगा तो क्या एंट्री होगी। देखिए यहां कह रहे हैं बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू जी लिमिटेड। ठीक है, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू जी लिमिटेड। अब यहां पर खाली ये नहीं लिखा हुआ कि बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख। अगर लिखा होता बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख तो मैं मानता कि कैश में है, पर यहां पार्टी का नाम दिया हुआ है, किसको बेचा है, बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू जी लिमिटेड। जब कैश शब्द ना हो, बैंक शब्द ना हो और पार्टी का नाम दिया हुआ हो तो यह समझ लेना कि आपकी एसेट बेची गई है क्रेडिट बेसिस पर, उधार बेची है हमने। क्योंकि हमने जी लिमिटेड को एसेट बेची है, उनसे हमें कैश मिला क्या, कुछ नहीं दिया हुआ, हमें चेक मिला क्या, नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने कैसे बेची है, एसेट को उधार बेचा है। देखो अगर जी लिमिटेड नहीं लिखा होता तो क्या मानते, कैश में बेचा है, बट यहां पर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में क्या मानेंगे कि हमने एसेट को उधार बेचा है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम है, कैश और बैंक शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मानना है। अगर बोलते बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू जी लिमिटेड फॉर कैश तो कैश आ जाता, मतलब कैश में बेची है। खाली पार्टी का नाम है तो ये मानेंगे कि हमने उधार बेचा। ये एजम्पशन, ये मान्यता हमें मान के चलनी पड़ेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसका रीजन। हमारे पास से क्या चला गया, हमारे पास से बिल्डिंग चली गई। बिल्डिंग हमारी एसेट थी, घट गई, एसेट घटती है तो क्रेडिट। ठीक है जी, हमारे पास आया क्या, हमारे पास कुछ नहीं आया अभी, बस एक वादा आया है। वादा मतलब एक प्रॉमिस किया है जी लिमिटेड ने कि वो हमारा पैसा देंगे। ठीक है जी, जब तक वो हमारा पैसा नहीं दे देंगे तब तक हमारे लिए वो एक एसेट है। ठीक है, जिससे पैसा लेना है वो क्या है, हमारे डेटर्स, और डेटर्स हमारी एसेट होती हैं। ठीक है जी, पैसा मिला नहीं है बट मिलेगा तो उन्हीं से ही। तो जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा जी लिमिटेड हमारी एसेट बने रहेंगे। जी लिमिटेड को हम बोलेंगे हमारी एसेट, तो जी लिमिटेड हमारी एसेट है जब तक कि वो हमारा पैसा नहीं दे देंगे, और ये एसेट बढ़ी हुई है तो हो जाएगी डेबिट। देखो जी, जी लिमिटेड कंपनी जो है वो हमारी एसेट नहीं हो गई, उनकी संपत्तियों पर हमारा 10 लाख का क्लेम रहेगा, क्योंकि अभी हमें उनसे 10 लाख रुपए लेने हैं। तो जब तक वो हमारे 10 लाख रुपए नहीं दे देंगे, हम उनकी एसेट पर, उनकी संपत्तियों पर 10 लाख का क्लेम रखेंगे। तो जी लिमिटेड जब तक हमारा पैसा नहीं दे देगा, उनकी एसेट में 10 लाख रुपए के हिस्से पर हमारा अधिकार होगा। चलिए जी, बिल्डिंग एसेट चली गई तो क्रेडिट, जी लिमिटेड ने उधार में खरीदी तो जी लिमिटेड बन गए हमारे डेटर, तो उनको हमने बना दिया एसेट। एंट्री हो जाएगी जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, जी लिमिटेड को हमने बना लिया अपना एसेट, हमारे डेटर बन गए। डेटर वो लोग जिनसे पैसा लेना है। ठीक है जी, कितना रुपया लेना है, 10 लाख रुपया लेना है इनसे। क्या ले लिया इन्होंने हमसे, हमारी बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए। समझ में आया बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने अपनी एसेट बेची है और सिर्फ पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हम मानेंगे कि हमने एसेट को बेचा है उधार। ठीक है जी, पार्टी का नाम दिया हुआ है तो उधार। ठीक है जी, और कुछ नहीं लिखा होता। बिल्डिंग चली गई और पैसा हमें किससे लेना है, जी लिमिटेड से, तो जब तक जी लिमिटेड हमारा पैसा नहीं देंगे वो हमारी एसेट बन के रहेंगे। ठीक है जी, जिस दिन हमारा पैसा मिल जाएगा उस दिन कैश लेकर के इनका कैंसिल कर देंगे। चलिए जी आगे की बात करते हैं। 5वां एग्जांपल कहता है कि बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख ऑन क्रेडिट। बिल्डिंग बेची है, 10 लाख में बेची है पर उधार बेची है। ठीक है, वैसे तो बेटा हमेशा हमें यह पता रहता है कि हमने उधार बेचा है तो किसे बेचा है, हम लिख करके रखते हैं, सीधी सी बात है। बट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बिल्डिंग बेची तो उधार है पर किसे बेची है हमें नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ना किसी को तो बेची है, उससे पैसा तो लेना है। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा डेटर। ठीक है, जी लिमिटेड भी डेटर है हमारा, पर जी लिमिटेड का नाम हमें पता है किसको बेचा है, जी लिमिटेड को बेचा है। पर अगले एग्जांपल में कहते हैं कि उधार तो बेचा है
पर किसे बेचा है ये नहीं बताया, तो जिसको भी बेचा होगा वो हमारा डेटर हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन देखिए, बिल्डिंग गई, बिल्डिंग एसेट है, एसेट घट रही है तो हो जाएगी क्रेडिट, और जिसको भी बेचा है वो हमारा डेटर है। डेटर किस बात का? डेटर फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी है उसने, बिल्डिंग का डेटर वो बन गया, डेटर फॉर बिल्डिंग। तो ये भी तो हमारी एसेट बन गया जब तक हमारा पैसा नहीं देगा। ऊपर तो नाम पता था इसीलिए हमने जी लिमिटेड लिख दिया, पर यहां नाम नहीं पता तो उसे बोलेंगे डेटर फॉर बिल्डिंग। डेटर मतलब वो लोग जिनसे पैसा लेना है। ये किस बात का डेटर है? बिल्डिंग का डेटर है, इसने बिल्डिंग खरीदी है, नाम कोई भी हो, डेटर फॉर बिल्डिंग बोल देंगे। असेट है ये हमारी, असेट बढ़ेगी तो हो जाएंगे डेबिट। ठीक है जी, तो रीजन समझ में आया होगा। बिल्डिंग जा रही है असेट और डेटर फॉर बिल्डिंग डेबिट, तो जो डेबिट होगा उसे डेबिट करेंगे पहले, डेटर फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। कोई भी डेटर हो उससे हमें 10 लाख रुपए लेने हैं, हमें क्वेश्चन में नाम नहीं दिया। टू बिल्डिंग अकाउंट कितने रुपए? 10 लाख रुपए। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए यहां तक की बात हो गई कि अगर जिसको उधार बेचा है उस पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्या करना है? पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ बट ये बताया हुआ है कि उधार बेचा है तो क्या करना है? देखिए, पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट को कैसे बेचा है। कुछ सिचुएशन में आपको खुद एजम्पशन लेनी पड़ेगी, जैसे यहां पर बिल्डिंग बेची है 10 लाख की जी लिमिटेड को, तो ऐसी सिचुएशन में कैश और बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं है, तो क्या मानना है? उधार बेचा है। दूसरी सिचुएशन अगर खाली लिखा होता बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख, तो भी हम ये मान के चलते कि कैश में बेचा है, पार्टी का नाम नहीं है तो। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट सिचुएशन को देख लेते हैं अपनी। बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू जी लिमिटेड ऑन 50% कैश एंड 50% क्रेडिट बेसिस। अब जी लिमिटेड को हमने अपनी एसेट बेची है, बिल्डिंग बेची है 10 लाख में, 50% तो हमने ले लिया कैश और 50% हम कह रहे हैं कि उधार कर लेते हैं, बाद में पैसा ले लेंगे। तो देखो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, 10 लाख की एसेट है, 5 लाख हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि 50% कैश आ रहा है तो 5 लाख आ जाएगा, और 5 लाख रुपए का हम उधार कर रहे हैं। चलिए रीजन देखते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश 50%, कैश बन जाएगा हमारी एसेट और ये एसेट बढ़ेगी, बिजनेस में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है, बाकी 50% जो जी लिमिटेड है वो कह रहे हैं वो हमें बाद में देंगे, तो जब तक वो हमारा पैसा नहीं देंगे 5 लाख रुपए से जी लिमिटेड हमारी एसेट बन जाएंगे। जी लिमिटेड एसेट बन जाएंगे हमारे 5 लाख रुपए से, और एसेट बढ़ रही है तो डेबिट। क्या जा रहा है हमारे पास से? बिल्डिंग, बिल्डिंग चली गई, एसेट थी हमारी, डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश आया, डेबिट वाले सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, 50% आ रहा है तो 5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख का उधार, तो जी लिमिटेड हमारे डेटर बन गए, जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, और क्या चला गया? बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपए की बिल्डिंग चली गई। ठीक है जी, तो जी ये एंट्री आपको समझ में आ रही होगी। बिल्डिंग बेची है 10 लाख रुपए में, जी लिमिटेड को 50% कैश एंड 50% ऑन क्रेडिट बेसिस। अब बेटा एक बात सुनो, हो सकता है कि इस सिचुएशन में कहते ही 50% चेक से पैसा मिला और 50% उधार, तो जी क्या होता? कैश की जगह बैंक आ जाता। समझ में आ गई बात? कैश की जगह क्या आ जाता? बैंक आ जाता। अगर कहते कि जी 25% तो कैश मिला, 25% चेक मिला और बाकी 50% उधार, तो कैश भी डेबिट हो जाता,
बैंक भी डेबिट हो जाता, 2.5 लाख रुपए का कैश आ जाता 25%, 2.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ जाता और 5 लाख रुपए से जी लिमिटेड हो जाता डेबिट और टोटल बिल्डिंग हो जाती 10 लाख से क्रेडिट। तो बेटा एंट्री कैसी भी हो बनाना सीखिए, कंपोनेंट्स का पता लगाइए, रीजन बनाइए और जर्नल एंट्री पोस्ट कर दीजिए, सॉरी जर्नल एंट्री बना दीजिएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये 6 केसेस समझ में आए होंगे और इनको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर दिया जाए तो भी हो सकता है आप इसको इजीली कर सकें। तो बेटा रीजन पर ध्यान दीजिएगा, जो शुरुआत में एंट्री के रूल्स बताए आपको मॉडर्न अप्रोच में वो आप ध्यान रखिएगा और इजीली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन अगली बात करेंगे।